हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में अगर हमसे कुछ त्रुटि होती है तो आप अपना राय कमेंट में दे दीजिएगा। हम आपकी राय पर अमल करके अपनी त्रुटि में सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत का संक्षिप्त परिचय जानते हैं। दोस्तों, संस्कृत होता क्या है जिसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि जो संस्कृत का उच्चारण होता है वो संस्कृत नहीं होता है दोस्तों। उसका शुद्ध उच्चारण संस्कृत होता है दोस्तों, संस्कृत। ठीक है दोस्तों, तो पहला बात हम लोग क्या जाने दोस्तों, हम लोग जाने कि संस्कृत जो हम लोग बोलते हैं दोस्तों वो शुद्ध उच्चारण नहीं होता है। संस्कृत का शुद्ध उच्चारण संस्कृत होता है। ठीक है दोस्तों, संस्कृत। चलिए दोस्तों, एक बात याद रखना है दोस्तों, संस्कृत जो होता है, संस्कृत से संस्कारों की प्राप्ति होती है। संस्कृत एक बहुत ही शुद्ध भाषा है दोस्तों, बहुत ही शुद्ध भाषा है। इससे शुद्धिकरण होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, संस्कृत एक शुद्ध भाषा है, इससे संस्कार की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, संस्कृत के बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिरकार संस्कृत होता क्या है, संस्कृत का डिफिनेशन क्या है। आपको यहाँ पे सटीक डिफिनेशन बताया जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग संस्कृत का डिफिनेशन जानते हैं। देखिए दोस्तों, संस्कृत जो होता है वो भारतीय उपमहाद्वीप की एक अत्यंत प्राचीन भाषा है, जिसे देववाणी या सूर भारती भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, संस्कृत भारतीय उपमहाद्वीप की एक अत्यंत प्राचीन भाषा है, जिसे देववाणी या सूर भारती भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं। यहाँ पे एक वर्ड का यूज हुआ है महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझना है कि महाद्वीप क्या होता है। तो महाद्वीप का मतलब होता है दोस्तों कि जब बहुत बड़ा एरिया समुद्र से विभाजित हो जाए। जैसे मान लीजिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ से समुद्र गुजरा है दोस्तों, ये समुद्र है दोस्तों, और इधर जो एरिया है ये बहुत बड़ा एरिया है। क्या है दोस्तों, बड़ा एरिया है, बड़ा क्षेत्र है, और यहाँ से समुद्र गुजरा है। ठीक है दोस्तों, ये बड़ा क्षेत्र आपका है और यहाँ से आपका समुद्र गुजरा है, इधर भी बड़ा क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, बड़ा क्षेत्र। तो ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, ये जो बड़ा क्षेत्र होगा दोस्तों उसको हम बोलेंगे महाद्वीप। क्या बोलेंगे दोस्तों, महाद्वीप। ठीक है, महाद्वीप यानी महाद्वीप का मतलब हुआ जब बहुत बड़ा एरिया समुद्र के द्वारा विभाजित हो तब उसको हम बोलते हैं महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, और एक बात आपको समझना है दोस्तों कि जब किसी शब्द के पहले ऊप लग जाए तब उस शब्द का छोटा मतलब बना देता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए सचिव है, क्या दोस्तों, सचिव। सचिव के पहले अगर हम ऊप लगा दे दोस्तों तो आपका हो जाएगा उप सचिव। तो सचिव बड़ा हुआ दोस्तों, और इसका छोटा अगर हम इसके पहले उप लगा देंगे तो सचिव के छोटे रूप को हम लोग बोलेंगे उप सचिव। ठीक है दोस्तों, यानी हम लोग समझ गए कि उप लग जाता है, इसका मतलब हो जाता है उसके अर्थ को वो छोटा बना देता है। तो महाद्वीप है तो उसमें उप अगर लग जाएगा दोस्तों तो उप महाद्वीप का मतलब हो जाएगा महाद्वीप का छोटा रूप। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, यानी भारतीय जो संस्कृत है दोस्तों, वो संस्कृत भारतीय उपमहाद्वीप की एक अत्यंत प्राचीन भाषा, यानी संस्कृत जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप की एक अत्यंत प्राचीन बहुत पुराना भाषा है। ठीक है दोस्तों, जिसे देववाणी या सूर भारती कहते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द यूज हो रहा है दोस्तों, देववाणी। देववाणी का मतलब क्या होता है जो आपको समझना है। देववाणी का मतलब होता है जिस वाणी में, जिस बोली में देवता लोग बात करते हैं उसे बोलते हैं देववाणी, यानी देवों की वाणी, देवों की बोली। यानी संस्कृत जो होता है वो देववाणी इसे कहते हैं क्योंकि देवता लोग संस्कृत में ही बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा माना जाता है। सूर भारती। ठीक है दोस्तों, भारती का मतलब होता है सरस्वती। सुर का मतलब बोली, यानी सरस्वती माँ की जो बोली है वो भी संस्कृत ही है, यही चलते इसे हम लोग सूर भारती भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं। संस्कृत के जो जनक हैं वो पाणिनि हैं। कौन है दोस्तों, पाणिनि। संस्कृत के जनक पाणिनि को कहा जाता है दोस्तों, यानी संस्कृत के जो जनक हैं वो पाणिनि हैं, दक्ष के पुत्र पाणिनि। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग जानते हैं। संस्कृत कोई विषय नहीं है बल्कि यह एक अत्यंत प्राचीन भाषा है। संस्कृत जो है दोस्तों वो कोई विषय नहीं है, यह एक अत्यंत प्राचीन भाषा है। आज तक हम लोग जान रहे थे कि 10th में 6 विषय होते हैं।
ठीक है दोस्तों। कौन कौन? तो आपको बोला जाता है गणित, ठीक है दोस्तों, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। ठीक है दोस्तों। कितने विषय? 6 विषय कहते थे। लेकिन आपको याद रखना, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत जो होता है वो आपका विषय नहीं होता है, बल्कि वो क्या होता है दोस्तों? भाषा होता है। ठीक है दोस्तों। तो पहली बात आपको याद रखना है कि संस्कृत कोई विषय नहीं है, बल्कि यह एक अत्यंत प्राचीन भाषा है, बहुत ही पुराना भाषा ही है। चलिए आगे जानते हैं। संस्कृत को भाषाओं की जननी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। ठीक है दोस्तों। यानी बहुत सारे भाषाओं की उत्पत्ति जो है वो दोस्तों वो संस्कृत से हुई है। यही चलते इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जननी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जननी। यानी संस्कृत को जननी बोला जाता है। जननी का मतलब माता होता है। जननी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? माता, माँ जिसको कहते हैं। तो संस्कृत बहुत सारे भाषाओं की जननी है। संस्कृत बहुत सारे भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग जानते हैं। इतना तक एक बात और समझ लीजिए दोस्तों कि हमारा जो साइंस है, जिसको साइंस हम लोग बोलते हैं, साइंस, ठीक है दोस्तों, हिंदी में जो विज्ञान बोलते हैं, उसकी उत्पत्ति भी संस्कृत से ही हुई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग जानेंगे कि संस्कृत के किस भाग से विज्ञान की उत्पत्ति हुई है दोस्तों, उसको भी हम लोग जानेंगे। लेकिन एक बात आपको याद रखना है दोस्तों कि विज्ञान जो साइंस है उसकी उत्पत्ति भी संस्कृत से होती है। ठीक है दोस्तों। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो ईश्वर को भूल जाते हैं। बोला जाता है दोस्तों, साइंस जब पढ़ रहे हैं आप तो आपको मानना होगा कि ईश्वर नहीं होते हैं, भगवान नहीं होते हैं। लेकिन जब आप संस्कृत पढ़िएगा दोस्तों तो उसमें आपको बताया जाएगा ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं। ठीक है दोस्तों। जबकि याद रखना दोस्तों कि साइंस जो होता है उसकी उत्पत्ति भी कहाँ से हुई है? संस्कृत से हुई है। और साइंस जो विज्ञान है दोस्तों, वो विज्ञान एक संस्कृत शब्द है। विज्ञान क्या है दोस्तों? विज्ञान जो हम लोग बोलते हैं वो संस्कृत शब्द ही है दोस्तों। कौन शब्द है? संस्कृत शब्द। ठीक है दोस्तों। तो इससे हमको क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि संस्कृत शब्द आखिर क्यों है। तो ये संस्कृत शब्द हमें यह बताना चाहता है कि विज्ञान की भी उत्पत्ति जो है दोस्तों वो संस्कृत से ही हुई है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं। तो संस्कृत को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों। देवनागरी लिपि में हम लोग लिखते हैं संस्कृत को। चलिए इसकी लिपि देवनागरी होती है। चलिए दोस्तों फिर आगे हम लोग जानते हैं। संस्कृत का जो होता है दोस्तों वो देख लीजिए। संस्कृत का अगर बोला जाए कि किस प्रकार से बना होता है तो इसमें सम सम जोड़, सुट जोड़, क्री जोड़, अक्त होता है। ठीक है दोस्तों। क्री धातु होता है दोस्तों, सम उपसर्ग होता है दोस्तों, अक्त प्रत्यय होता है दोस्तों। ठीक है। तो सम जोड़, सुट जोड़, क्री जोड़, अक्त मिल करके संस्कृत बनता है। अब आपको समझना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, संस्कृत है दोस्तों, संस्कृत बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। तो संस्कृत में देखिए दोस्तों, ये जो है दोस्तों श ऊपर बिंदु, ये सम हुआ दोस्तों। क्या हुआ दोस्तों? सम। और ये जो है दोस्तों वो शुट, शुट के आगम से ही आधा श आया है दोस्तों। ये जो आधा श हम लोग देख रहे हैं दोस्तों वो शुट के आगम से आता है। ठीक है। शुट के कारण आया है दोस्तों। अभी क्री जो है दोस्तों, क्री, क्री एक धातु है दोस्तों, और ये जो ता आया है दोस्तों वो अक्त प्रत्यय के कारण आया है। तो इस प्रकार से संस्कृत की संरचना हुई है दोस्तों। ठीक है। यानी संस्कृत को बोला जाए तो इस प्रकार से होता है सम जोड़, सुट जोड़, क्री जोड़, अक्त। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से आपका संस्कृत के बारे में हो गया दोस्तों। अब जो देवनागरी लिपि में संस्कृत को लिखा जाता है तो अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों कि आखिर देवनागरी लिपि क्या होती है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग जानते हैं देवनागरी लिपि क्या होती है। चलिए दोस्तों एक बार इसको देख लीजिए दोस्तों, लिख लीजिए दोस्तों इसको। चलिए हो गया दोस्तों। चलिए अब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि देवनागरी लिपि क्या होती है। देखिए दोस्तों देवनागरी लिपि क्या होती है। तो देखिए दोस्तों देवनागरी जो लिपि होती है दोस्तों, देखिए दोस्तों इस लिपि में लिखे गए शब्द की चौड़ाई जितनी होती है उतनी ही लंबाई उसके माथे पर खींची गई लकीर की होती है, लकीर की लंबाई की होती है। यानी देवनागरी लिपि क्या होता है दोस्तों? तो देवनागरी लिपि में अगर हम किसी शब्द को लिख रहे हैं तो उस शब्द की जितनी चौड़ाई होती है
उसके माथे पे, ठीक है दोस्तों, उसके शीर्ष पर उतना ही लंबा क्या खींचते हैं दोस्तों, लकीर खींचते हैं। और एक बात आपको याद रखना है दोस्तों कि संस्कृत एवं हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत एवं हिंदी जो होता है उसको हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए दोस्तों, एक हम लोग लिख रहे हैं, कोई एक शब्द ले लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए हम कटहल लिख रहे हैं, कटहल, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जितना बड़ा शब्द हुआ दोस्तों, इसके ऊपर उतना ही लंबा क्या खींचेंगे दोस्तों, लकीर खींचेंगे। तो इस प्रकार से जो हम लोग लिख रहे हैं दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं देवनागरी लिपि, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए हम किसी चीज़ को लिख रहे हैं दोस्तों इंग्लिश में, तो KAMAL, मान लीजिए कमल लिखें दोस्तों। तो कमल में हम लोग इस प्रकार से नहीं देते हैं दोस्तों, ऐसे देते हैं दोस्तों, नहीं देते हैं। तो क्या इंग्लिश में जो हम लिख रहे हैं, जो हम मीनिंग लिखें दोस्तों, वो इंग्लिश शब्द, इंग्लिश जो भाषा हुआ दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज को हम देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं? नहीं। देवनागरी लिपि में कैसे लिखा जाता है दोस्तों? तो देवनागरी में लिपि में लिखने का मतलब होता है, जितना बड़ा आप शब्द लिख रहे हैं उस शब्द के चौड़ाई के बराबर उसके ऊपर हम लोग क्या खींचते हैं, तो लकीर खींचते हैं, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग जान गए हैं दोस्तों संस्कृत के बारे में, संस्कृत क्या होता है और देवनागरी लिपि क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो और संस्कृत एवं हिंदी जो होता है वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।